अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डी गर्ल डिक्टम। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर क्या होती है। तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, आइदर आर्ट, साइंस, और ये सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारे पास एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। ना तो ये सब्सटेंटिव सब्जेक्ट है और ना ही ये प्रोसीजर सब्जेक्ट है। तो फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसा सब्जेक्ट है, तो ये जानते हैं हम इस वीडियो में। सब्सटेंटिव सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सब्सटेंटिव सब्जेक्ट्स हमारे पास हमें राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, और डिफरेंट जो हमारे पास क्राइम्स हैं, डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, उनकी डेफिनेशंस, उनकी पनिशमेंट्स हमारे पास सब्सटेंटिव सब्जेक्ट्स बताते हैं। ठीक है। और प्रोसीजर सब्जेक्ट क्या होता है? प्रोसीजर सब्जेक्ट हमारे पास हमें प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर टू अचीव द राइट्स एंड लायबिलिटीज़, कि हमने उन राइट्स और उन लायबिलिटीज़ को किस तरह से अचीव करना है, वो हमें प्रोसीजर सब्जेक्ट बताता है। ठीक है। तो हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस ना तो प्रोसीजरल है और ना ही ये हमारे पास सब्सटेंटिव सब्जेक्ट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारे पास एक मेन स्ट्रीम है जहाँ से डिफरेंट जो लॉज हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। डिफरेंट जो लॉज हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस से ओरिजिनेट होते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमारे पास नॉट अ कॉडिफाइड लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारे पास कॉडिफाइड लॉ नहीं है। कॉडिफाइड लॉ जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड आ गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, सिविल प्रोसीजर कोड आ गया, ये सब हमारे पास क्या है? कोडिफाइड हैं। इनमें हमारे पास क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, और ये पास कहाँ से होते हैं? एक पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ इनको पास करती हैं, पार्लियामेंट से ये पास होते हैं, और इनके अंदर सेक्शंस, आर्टिकल्स होते हैं, कोड्स की फॉर्म में ये होते हैं। जबकि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर कोई भी कोड्स नहीं होते। दैट्स द रीज़न ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर क्या हुई कि इसकी नेचर है नॉन कोडिफाइड। ये नॉन कोडिफाइड लाइक जैसे हमारे पास टोट्स में भी कोड्स नहीं होते, टोट्स में भी आर्टिकल सेक्शंस नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस भी नॉन कोडिफाइड फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की लिमिटेशंस क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक एवर ग्रोइंग और एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, लोगों की सोच बदलती है, वैसे वैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी चेंजेस आती रहती हैं, ताकि वो अपने आप को सोसाइटी के साथ जो है वो लेकर चले, सोसाइटी के साथ साथ अपने आप को अमेंड करे, और इसके अंदर चीज़ें ऐड होती रहती है। जैसे जैसे लोगों को जिस चीज़ की जो नीड होती है, वैसे वैसे उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी चेंजेस आती रहती हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज साइंस हम देख सकते हैं। क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस एज साइंस है? क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंस है? क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस आर्ट है? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की ना नेचर के बारे में डिफरेंट ज्यूरिस्ट की डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ इसको आर्ट कहते हैं, कुछ इसको साइंस कहते हैं। और अगर हम देखें ना प्रॉपरली, अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमें समझ आती है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है। उसके कुछ रीजंस हैं। जिस तरह हमारे पास साइंस के अंदर ना हम एनालिसिस करते हैं, कुछ भी चीज़ हमने अगर देखी है, हम उसको ऑब्जर्व किया, हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये क्या है, फिर एनालाइज करने के बाद हम उस पर कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उस पर कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, कि हमने इसको इस तरह ऑब्जर्व किया है। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें भी हम सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हम लॉज को एनालाइज करते हैं, उस पर रियलिटी पर रह के हम उस पर एनालिसिस करते हैं, पर अपनी फॉर्मल डिस्कशंस करते हैं, हम उसके ऊपर लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर बिल्कुल साइंस ही की नेचर है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस। देन अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर को और डिटेल से देखें तो कोई भी सब्जेक्ट जो लॉ का है वो या तो थियोरेटिकल होता है या प्रैक्टिकल होता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारे पास क्या थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो फिर हम ये पता लगा सकेंगे, अच्छे से ये जान सकेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, आया वो थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स किस चीज़ पे बेस करते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस नहीं करते, यानी कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के कुछ फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि इन्होंने कहाँ से पास हो के आना है, इनको कौन पास करेगा, कितनी मेजोरिटी इसको पास करेगी तो तब ये लॉ बनेगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, जबकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कुछ फिक्स रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी से पास नहीं होते, जबकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से पास होके आते हैं। लाइक पाकिस्तान में हमारे पास पर्टिकुलर अथॉरिटी हम किसको ले सकते हैं, पार्लियामेंट। हमारे पास पार्लियामेंट एक पर्टिकुलर अथॉरिटी में आ जाता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती, जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, वो फॉलो अप होते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में रूम होता है पर्सनल अप्रोच के लिए, यानी कि आप अपनी ओपिनियन, थिंकिंग, अपनी आइडियाज जो हैं वो दे सकते हैं, जबकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपकी पर्सनल अप्रोच की कोई रूम नहीं होता। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में लेस एग्रीमेंट है, यानी कि सॉलमैन के कोई और व्यूज हैं, ऑस्टिन के कोई और व्यूज हैं, हॉलैंड के कोई और व्यूज हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप इस कॉन्सेप्ट पे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको हर हाल में एग्रीमेंट देना पड़ेगा, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें आप अपनी फिलॉसफी, अपनी लॉजिक दे सकते हैं, जबकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी लॉजिक, फिलॉसफी का कोई ज़रूरत नहीं होती, आपकी फिलॉसफी, आपकी लॉजिक को नहीं देखा जाता। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स क्रिटिकली, इथिकली और हिस्टोरिकली लॉज को डिटरमाइन करते हैं, जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इथिक्स और मोरालिटी की कोई भी जगह नहीं होती। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को आप लिंक कर सकते हो दूसरे सोशल साइंसेज के साथ, जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को आपको लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के डिफरेंसेस। सो डिफरेंसेस देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है। तो डिफरेंसेस देखने से हमें ये मालूम हुआ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल वैल्यू भी है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के हम ये दोनों एस्पेक्ट्स देखते हैं कि ये थ्योरेटिकली कैसे है और इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कैसे एग्जिस्ट करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो स्टडी है वो कन्फाइंड है जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के बारे में, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को जो है स्टडी करता है, यानी कि जो आपके पास लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या है, जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उनके बारे में स्टडी करता है कौन, ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिविल हो या क्रिमिनल लॉ हो, इनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पर ये बेस करते हैं। उन प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी लॉ को समझना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है, पर राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स को एक्सप्लेन कौन करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसको हम जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बेस्ड होता है थ्योरीज के ऊपर, यानी कि हमने देखा ऑस्टिन क्या कहता है उसकी थ्योरी, साल्वेंट की थ्योरी हम देखते हैं, कैल्सन की थ्योरी देखते हैं कि कैल्सन क्या कहता है इसके बारे में। ज्यूरिस्प्रूडेंस डिस्कशंस पे बेस करता है, डिबेट्स पे बेस करता है, आपके आइडियाज, व्यूज, क्रिटिसिज्म और ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट के ऊपर बेस करता है, इसलिए हम थ्योरेटिकल कहते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ये किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से ड्राइव नहीं हुआ। पर्टिकुलर अथॉरिटी हमने देख ली, उसके बाद हम देखते हैं कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है इसके अंदर, आपकी मर्जी है आप एग्री करें ना करें, इसमें लेस एग्रीमेंट होता है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेशंस भी होती है ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस क्रिटिसिज्म आपको अलाउ करता है, आपकी पर्सनल अप्रोच को देखा जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी और लॉजिक को देखता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की वेरियस ब्रांचेस होती हैं एंड इट गिव ज्यूरिस्डिक्शंस एंड गाइडलाइंस, मदद करता है लॉ की क्रिएशन में और लॉ को एनालाइज करने में। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्रिटिसाइज करता है लॉज को, क्रिटिकली, इथिकली और हिस्टोरिकली हम लॉज को देखते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ को देखता है, स्टडी करता है क्या लॉ का इन्फ्लुएंस है लोगों पर या नहीं है,
इसकी परफॉर्मेंस है, क्या ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा। इसके अलावा हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में रिलेशनशिप देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, उसको डिस्कस किया जाता है ताकि हम किसी भी लॉ को अच्छे तरीके से बना सकें और वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करे। किसी भी लॉ की डेवलपमेंट में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉस को बनाने में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो वो क्या है, प्रैक्टिकली किस तरह ये इन्फ्लुएंस करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। यानी कि हम डायरेक्ट उठा के ज्यूरिस्प्रूडेंस की किताब को इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, हम इसको इन्फोर्समेंट नहीं करवाते कि आपने हर हाल में इसको इम्प्लीमेंट करना है लोगों पे, लेकिन इसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल वैल्यू है। और वो क्या है? सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारी मदद करता है दूसरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को स्टडी करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में। सिविल में हम बात करते हैं ना ऑनरशिप, पोजेशन के बारे में, लेकिन सीपीसी हमें ये नहीं बताता कि ऑनरशिप क्या होती है, पोजेशन क्या होती है। तो ये हमें कौन डिस्क्राइब करता है, कौन डिफाइन करता है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है कि ऑनरशिप क्या होती है, पोजेशन क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है, लेकिन उन राइट्स को कौन डिफाइन करता है? उन राइट्स को डिफाइन करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है लॉयर्स और जजेस को मदद करता है वो किसी भी लॉ को सर्टन कर सके, उसके मायने को जान सके। उसके अलावा लॉयर्स और जजेस को हेल्प करता है कि लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ पास किया है, कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बनाए हैं, तो उनकी मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो देखने के लिए हम किसको रुजू करते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस को। उसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस मदद करता है, लेजिस्लेचर्स को भी मदद करता है, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ को भी मदद करता है जहां उनको ज़रूरत होती है किसी लॉ के बारे में जानने की। ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्रैक्टिकल वैल्यू स्टूडेंट्स के लिए भी है, लॉयर्स के लिए भी है। अगर हम स्टूडेंट्स किसी भी टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं, हमें इस टर्मिनोलॉजी की वर्ड समझ नहीं आ रहा, सब मतलब क्या है, तो हम किसको रुजू करते हैं? हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को रुजू करते हैं, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ कहा गया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिक्शनरी ऑफ लॉ कहा गया है, तो हम जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ रुजू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल लीगल डिक्टम and hit the bell icon so you will never miss any update. Thank you.